भूगोल से संबंधित प्रश्नोत्तरी की श्रृंखला में आज हम लोग भारत भूगोल से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे और प्रश्नों का प्रकार बहुविकल्पी है, जिसको हम कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। हिमालय का निर्माण किस भूसन्नति से हुआ है? गौरतलब है कि हिमालय एक मोड़दार पर्वत है और विश्व के जितने भी मोड़दार पर्वत हैं उनका निर्माण किसी न किसी भूसन्नति से होता है। ठीक वैसे ही जैसे हिमालय का निर्माण टेथीस भूसन्नति से हुआ है, जो उत्तर में यूरेशिया स्थलखंड और दक्षिण में भारत का उपमहाद्वीपीय उच्च भूमि के बीच अवस्थित था। दूसरा क्वेश्चन है, हिमालय किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? उत्तर है नवीन वलित पर्वत या मोड़दार पर्वत। फोल्डेड माउंटेन दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं ओल्ड फोल्डेड माउंटेन, एक होते हैं टर्शियरी फोल्डेड माउंटेन, जो कि नवीनतम कहलाते हैं। ध्यातव्य है कि विश्व में जितने भी माउंटेन्स हैं ये सभी 4 फेजेज में बने हैं। एक पहला प्री कैम्ब्रियन, फिर कैलिडोनियन, फिर हर्सिनियन, फिर टर्शियरी। तो हिमालय का निर्माण जिस माउंटेन ओरिजिन में हुआ है वह है टर्शियरी फोल्डेड माउंटेन। इसी फोल्डेड माउंटेन ओरिजिन में अल्पाइन का, राकीज का, एंडीज का और अन्य जो नवीन वलित पर्वत है निर्माण हुआ था। तीसरा क्वेश्चन है, भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी थी? तो वह है दामोदर परियोजना, जिसकी स्थापना सन 1948 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र। इसके प्रमाण के लिए आप ये पक्ष रख सकते हैं कि जो नदी घाटी जिसमें जल बह रहा है अगर वो चौड़ी होगी तो उसके मध्य भाग में या उसके किनारों पर कुछ नदी द्वीप बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो नदी जल का प्रवाह होता है एक फैले हुए क्षेत्र से होता है, जिससे उनमें बीच बीच में एक नदी द्वीप या इंग्लिश में जिसको एट बोलते हैं वो बन जाते हैं। और भारत में सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? नदीय द्वीप, वह है माजुली, और ये कहाँ पर है? ब्रह्मपुत्र में। ठीक। अगला क्वेश्चन है, ग्रीष्म ऋतु में असम राज्य में चलने वाली तीव्र आर्द्र हवाएं क्या कहलाती हैं? यानी प्रश्न में कह रहा है कि जो मानसून समय में असम में पहुंच करके बारिश करवाती हैं हवाएं, या जिनमें पर्याप्त मात्रा में नमी उपलब्ध होती है, उन हवाओं को स्थानिक रूप से क्या कहते हैं? उनको नार्वेस्टर बोला जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन किस महीने में होता है? यह तो प्रश्न बिल्कुल सरल है। जून के प्रथम सप्ताह में, यानी 5 से 7 जून के आसपास मानसून का ऑनसेट हो जाता है प्री मानसून के रूप में। फिर उसके बाद जैसे जैसे दिन बढ़ता रहता है वैसे वैसे मानसून उत्तर की ओर भारत भूमि पर पहुंचता है। अगला प्रश्न है, वृद्ध गंगा या दक्षिण की गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? उत्तर स्पष्ट है, गोदावरी नदी। परंतु क्यों? क्योंकि अगर हम देखें तो उत्तर भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, या फिर कहें समूचे भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गंगा है। परंतु वहीं अगर हम कहें दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो वह है गोदावरी। एक तो लंबाई के हिसाब से अगर हम उत्तर और दक्षिण भारत में देखें तो ये दोनों नदियाँ सबसे बड़ी हैं। इस तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर हम कहते हैं कि दक्षिण की गंगा को गोदावरी कहा जाए। ठीक। और एक पहलू है कि इसकी जो सहायक नदियां हैं, वेन गंगा, पेन गंगा, ये सभी नदियां अपना जल इसी मुख्य नदी गोदावरी में ला करके देती हैं। तो इसके आधार पर भी इनको दक्षिण की गंगा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में पश्चिमी घाट को क्या कहा जाता है? तो स्थानिक नाम के आधार पर इसको सह्याद्री भी बोला जाता है। यह खास तौर से महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल में इसको सामान्य तौर पर सह्याद्री भी कहा जाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, हिमाद्री नहीं। हिमाद्री मतलब जो हिम से ढका हो।
हिमाद्री वृहद हिमालय को कहेंगे। सह्याद्री पश्चिमी घाट को कहते हैं सामान्य तौर पर। अगला प्रश्न है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस नाम से प्रसिद्ध है? इसको इंग्लिश में एमराल्ड आइलैंड बोलते हैं, हिंदी में मरकट द्वीप। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? यहाँ सबसे बड़ी से आशय उसकी जनसंख्या से है। तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी जनजाति भील है, फिर गोंड है, फिर संथाल है। और भील का जो डोमिनेटेड एरिया है वो मध्य भारत है, जिसमें आप राजस्थान का दक्षिण पश्चिमी भाग ले सकते हैं और मध्य प्रदेश का उत्तरी पूर्वी भाग, इधर छत्तीसगढ़ का दक्षिण पूर्वी भाग, ये सभी क्षेत्र भील जनजाति के लिए अधिकांश क्षेत्र कवर करते हैं। अगला प्रश्न है, अरावली पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? उत्तर स्पष्ट है, गुरु शिखर। यह माउंट आबू जो कि अरावली का ही भाग है उस पर अवस्थित है। माउंट एवरेस्ट को चीन में क्या कहा जाता है? क्यूमोलांग। अब आप समझ ही गए होंगे कि नाम से स्पष्ट है कि हाँ ये चीनी नाम है। जैसे ब्रह्मपुत्र को सांगपो कहा जाता है, वैसे माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है? माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, परंतु उसको चाइना में क्या बोलते हैं? क्यूमोलांग। आइए देखते हैं मैप के जरिए इन सभी प्रश्नों को। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि भारत भूमि पर हिमालय का विस्तार ये है, यहाँ से आता है, फिर नामचा बरवा से यहाँ पर एक जहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बतन प्लेटू से असम मैदान में उतरती है, तो वह नामचा बरवा गैप के सहारे यह असम राज्य में एंटर करती है और फिर इसके नामचा बरवा के और पूरब में जा कर के यह एक टर्न लेता है जिसको हम लोग पूर्वांचल हिमालय कहते हैं, जिसमें ये पर्वत श्रेणी आती है। ठीक वैसे ही इसमें 3 पर्वत श्रेणियाँ हैं जिनका निर्माण अलग अलग काल में हुआ है। ठीक है, हाँ ध्यान देना है कि ये तीनों श्रेणियाँ इधर विस्तृत हैं, यहाँ पर आकर के एक कम क्षेत्र में बिल्कुल कम्पैक्ट हो जाती है। इसका रीज़न यही है कि जब इंडियन प्लेट उत्तर पूरब की ओर मूव की तो इधर तिब्बतन प्लेटू था, तो जब यहाँ से टकराई, चूँकि इसके गति की दिशा उत्तर पूरब थी, इसीलिए अधिकांश जो बल था, विवर्तनिकी बल था, वह उत्तर पूरब की ओर संकेंद्रित हो गया। और चूँकि इसके जो उत्तर पूरब में स्थलखंड है वो बिल्कुल स्थिर था, इस वजह से यह क्षेत्र अधिक दबाव के कारण बिल्कुल इसकी जो पर्वत श्रेणियाँ थी बिल्कुल पास पास हो गई। जबकि वहीं अगर आप उत्तर पश्चिम में जाएं तो यहाँ पर जो पर्वत श्रेणियाँ हैं बहुत विस्तृत क्षेत्र में हैं। ठीक, और इसमें एक क्वेश्चन और था कि हाँ सबसे चौड़ी नदी, तो ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से चलती हुई नामचा बरवा होते हुए इधर डुबरी से फिर बांग्लादेश में एंटर कर जाती है ना। ठीक, ये सबसे चौड़ी नदी है। सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी। ओके, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। नर्मदा नदी सबसे अधिक किस राज्य में बहती है? सर्वप्रथम अगर देखें हम फिजिकली तो यह विंध्याचल और सतपुड़ा रेंज के मध्य से एक रिफ्ट घाटी जो बनी थी उसी रिफ्ट घाटी के सहारे बहती है। परंतु इसका जो अगर पॉलिटिकली देखें इसकी लोकेशन, तो यह मध्य प्रदेश में अधिकांश रूप से बहती है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे अधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? तो गोवा है। और हो भी क्यों ना, इतना छोटा सा क्षेत्र है और वो भी पर्यटन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है।
तो नगरीकृत तो होगा ही। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान, फिर उसके बाद एमपी, फिर महाराष्ट्र, फिर यूपी। अगला प्रश्न है, देश में सड़क मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो वह है 48.65 यानी 65 लाख किलोमीटर। परंतु ये डाटा है, इसको अगर हम लोग सामान्य टर्म में देखें तो भारत का जो सड़क का नेटवर्क है, रोड का जो नेटवर्क है, वो विश्व में दूसरे स्थान पर है। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में द्वीपों की संख्या कितनी है? तो वह है 605, जिसमें 572 अंडमान निकोबार द्वीप समूह और 37 लक्षद्वीप में। परंतु ये सभी इनहैबिटेड हैं, मतलब जहाँ पर लोग रहते हैं। अगर अनइनहैबिटेड आइलैंड्स को देखा जाए तो ये 1000 से ज़्यादा हो जाते हैं, यानी वासित क्षेत्र जहाँ पर लोग वास करते हैं, ऐसे आइलैंडों की संख्या 609 है, और जिसमें सर्वाधिक अंडमान निकोबार द्वीप समूह से है। अगला प्रश्न है, भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहाँ पर होता है? देवप्रयाग में। यहीं से गंगा नदी शुरू होती है। अगर आप देखें तो भागीरथी गंगोत्री से निकलती है और अलकनंदा उसके उत्तर पूरब से होकर के आती है, इससे मिलती है, और यहीं देवप्रयाग से गंगा नदी कहलाती है। आगे देखिए, अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ कौन सी हैं? सिंधु, नर्मदा एवं ताप्ती। और अन्य भी नदियाँ हैं प्रायद्वीपीय पठार की, जैसे शरावती, मांडवी। परंतु यहाँ पर एक बृहद स्तर पर देखा जाए तो यही नदियाँ मुख्य रूप से हैं। हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी कौन सी है? तो हिमाद्री है। अब आप देखिए, हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी कौन सी है? तो अगर आप सबसे ऊंची चोटी देखें तो माउंट एवरेस्ट है। और माउंट एवरेस्ट कहाँ पर अवस्थित है? किस श्रेणी में हिमालय के अवस्थित है? वह है बृहद हिमालय। हाँ, ध्यान दीजिएगा, सामान्य तौर पर जो हिमालय की उत्तुंग शिखर वाली चोटियाँ हैं, जो सबसे ऊंची चोटियाँ हैं, वो बृहद हिमालय पर है। ठीक है, तो इसीलिए माउंट एवरेस्ट बृहद हिमालय पर है, और बृहद हिमालय पर माउंट एवरेस्ट होने के नाते हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बृहद हिमालय। हाँ, और क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है कि विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो यही होगी, माउंट एवरेस्ट ही। और या फिर कहा जाए विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो हिमालय होगा। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा या सबसे विस्तृत लंबाई वाला पर्वत कौन होगा? तो वो होगा एंडीज। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो वह है 15,200। भारत किस गोलार्ध एवं देशांतर में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में अवस्थित है। गोकक जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? गोकक नदी पर, कर्नाटका में है। बहुत महत्वपूर्ण जलप्रपात है, ये अक्सरतः एग्जाम में पूछा जाता है। इंदिरा गांधी नहर जल किस नदी से प्राप्त करती है? हाँ, ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो इंदिरा गांधी नहर है, ये राजस्थान के बांगर क्षेत्र में एक वरदान साबित हुई है पिछले वर्षों से। क्यों? क्योंकि जो सतलुज है और ब्यास नदी है, इसके संगम पर बैराज, हरिके बैराज बनाया गया है, और उसी बैराज के सहारे इसको एक नदी निकाली गई, वहीं से दक्षिण की ओर राजस्थान के अधिकांश भागों से होकर के जाती है। वहाँ से राजस्थान के बड़े भूभाग को जल की प्राप्ति होती है। तो यह राजस्थान में एक वरदान के रूप में मानी जाती है। अगला प्रश्न है, भूटान की सीमा से सटे भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। ध्यान देने योग्य है, क्योंकि कभी कभी ये क्वेश्चन आता है कि भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमाएं 3 देशों से लगती हैं। भारत में ऐसे कितने राज्य हैं जिनकी सीमाएं 3 देशों से लगती हैं?
तो उन राज्यों की संख्या कितनी है? 3। ठीक है, तो ये उसमें कंसेप्ट में आता है। कभी कभी हम लोग अरुणाचल प्रदेश को भूटान की सीमा से नहीं दिखाते हैं, तो उसमें कन्फ्यूजन हो जाता है। लेकिन ध्यान रखना है, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश ये सभी भूटान की सीमा से सटे भारतीय राज्य हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है? लैंडफॉल द्वीप। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किमी। अगर विश्व के संदर्भ में देखें तो यह भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है और जनसंख्या की दृष्टि से यह विश्व में दूसरे स्थान पर है। म्यांमार की सीमा से लगने वाले भारत के राज्य कौन कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एवं मिजोरम। ठीक, त्रिपुरा की सीमा म्यांमार से नहीं लगती, ये बांग्लादेश से लगता है, इसको ध्यान देना है यहाँ पर। अगला प्रश्न है, भारत की मुख्य समुद्री सीमा की लंबाई कितनी है? अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर मुख्य समुद्री सीमा की बात कर रहा है, यानी जो भारत की मुख्य भूमि है, यानी अंडमान और लक्षद्वीप को छोड़ करके उस समुद्री सीमा की लंबाई कितनी है? 6100। अगर हम अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप जो भारत संप्रभु के क्षेत्र हैं, यानी मुख्य भूमि के नहीं हैं, अगर उनको इंक्लूड करेंगे, उनको सम्मिलित करेंगे तो 7,516 किमी होता है। ठीक, अगला प्रश्न है, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और श्रीनगर को कौन सा दर्रा जोड़ता है? बुर्जिला दर्रा। बुर्जिला दर्रा आप इसको एक कमर्शियल रूप में भी देखते हैं, क्योंकि इसके सहारे आप स्ट्रेटजिक रूप से इसी दर्रा के सहारे पीओके में भी अपनी सैन्य गतिविधि को कंट्रोल करते हैं, देखते हैं, नज़र बनाए रखते हैं। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो आप श्रीनगर से पीओके जाएंगे तो आपको हिमालय की जो श्रेणियां हैं वो मिलेंगी, और इन्हीं श्रेणियों पर कुछ दर्रे होते हैं, यानी निम्न स्थान होते हैं, जिसके सहारे हमारी सेनाएं, हमारे कुछ जो पर्यटन प्रिय लोग हैं वो देखने के लिए इसी दर्रे के सहारे जाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ पर होता है? अरुणाचल प्रदेश। क्यों होता है? क्योंकि आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी हमारी पश्चिम से पूरब की ओर घूम रही है, तो पूरब वाला जो क्षेत्र होगा वो सूर्य के सामने पहले पहुंचेगा। तो जाहिर सी बात है, भारत का सबसे पूर्व में स्थित राज्य कौन सा है? वो है अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा को क्या कहा जाता है? डूरंड रेखा। ठीक है, हाँ, एक बात और ध्यान देना है, अगर सीमा की हम बात करें तो भारत पाकिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा है? उसका नाम क्या है? रेड क्लिफ। यही सीमा रेखा भारत और बांग्लादेश के बीच भी है, इसी नाम से प्रसिद्ध है, उसका भी नाम रेड क्लिफ है। अगला प्रश्न है, जो नदी डेल्टा नहीं बनाती उसके मुहाने को क्या कहा जाता है? एस्चुरी या ज्वारमुख। अब क्यों नहीं बनाती, इसके प्रश्नों की अगर बात करें, जब नदी सागर से मिलती है, अगर ढाल कम है, यानी एक खड़ा कगार है, तब एस्चुरी का निर्माण होता है। अगर ढाल बिल्कुल निम्न हो गया है, नदी अपने जल को बिल्कुल सीधे सागर को प्रदान कर रही है, निःसृत कर रही है, तब वहाँ पर डेल्टा बनता है। अगर समुद्र के सहारे एक खड़ा कगार है तो वह जल एक खड़े कगार के सहारे गिरता है, तो वह एक क्षेत्र में निक्षिप्त होकर के डेल्टा नहीं बनाता बल्कि एस्चुरी बनाता है। उसको हम लोग हिंदी में ज्वारमुख कहते हैं। सतपुड़ा का सर्वोच्च बिंदु कौन सा है? तो अगर आप देखें तो सतपुड़ा का जो विस्तार है वो राजपीपला से धूपगढ़ तक है। तो सर्वोच्च बिंदु कौन सा है? धूपगढ़, 1350 मीटर।
मणि के पास स्थित है। भारत की आकृति कैसी है? चतुष्कोणीय है। भारत का रूर किसे कहा जाता है? छोटा नागपुर के पठार को। अब आप लोग जान रहे होंगे कि रूर कहाँ पर अवस्थित है। रूर जर्मनी में है, जो कि खनिज संसाधनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। विश्व में सर्वाधिक प्रसिद्ध खनिज संसाधनों की दृष्टि से क्षेत्र यही है, रूर। ठीक है, इसी के आधार पे इसको छोटा नागपुर पठार को भारत का रूर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, इलायची पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं? तो केरल में है, जो कि पश्चिमी घाट का ही दक्षिणी विस्तार है। अगला प्रश्न है, जनवरी फरवरी के महीने में तमिलनाडु के तटों पर वर्षा किस मानसून के द्वारा होती है? तो उत्तरी पूर्वी मानसून। देखिए, जो मानसून भारत की भूमि पर जून के प्रथम सप्ताह में आता है उसको दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं। स्पष्ट है। परंतु जब मानसून ग्रीष्मकाल हटने के बाद जब सूर्य 22 दिसंबर को मकर रेखा पर लंबवत होता है तो मानसून रिट्रीट होता है, मतलब लौटता है। तो लौटते मानसून के समय तमिलनाडु और आंध्रा के कुछ क्षेत्र में बारिश होती है। आइए देखते हैं इसको कैसे होती है बारिश। देखिए, जैसे मान लीजिए कि आप, ये भारत भूमि है, ठीक है जी। मानसून आता है आपका तो ऐसे आता है, केरल के तट पर पहले सबसे पहले बारिश करवाता है, ठीक है। लेकिन अगर हम देखें तो जब मानसून लौटता है तो मानसून लौटते वक्त ऐसे आता, चूँकि फेरल के लॉ के नियम हिसाब से जो उत्तरी गोलार्ध में हवाएं होती हैं वो अपने चलने की दिशा में दाईं ओर मुड़ जाती हैं। तो जब हवाएं इधर से आएंगी तो दाईं ओर मुड़ती हैं, तो तमिलनाडु के कोस्ट पर यहाँ पर बारिश होती है, कुछ आंध्रा का भी क्षेत्र आता है, ठीक है। इसीलिए जो दक्षिण पश्चिम मानसून है वो सर्वप्रथम केरल में पहुँचता है, वहाँ पर बारिश करवाता है। परंतु उसी से सटे पूर्वी राज्य यानी तमिलनाडु में बारिश तो दक्षिण पश्चिम मानसून से बहुत कम होती है, क्योंकि जो घाटियाँ हैं, जो पर्वत श्रेणियाँ हैं, वो मानसूनी हवा के समानांतर पड़ जाती हैं। परंतु जब मानसून लौटता है उस समय ये पर्वत श्रेणियाँ एक अवरोधक का काम करती हैं और इसीलिए तमिलनाडु में एक भारी वर्षा होती है जब लौटता मानसून आता है तब। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी। इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर, माउंट आबू। भारत की जल एवं स्थल दोनों सीमाओं से लगने वाले देश कितने हैं? 3, बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। बुर्जिला और जोजिला दर्रा कहाँ पर स्थित है? कश्मीर में। अभी हमने ऊपर डिस्कस किया कि जो बुर्जिला दर्रा था ये किन किन क्षेत्रों को जोड़ता है? वह है कश्मीर और यानी पाक अधिकृत कश्मीर और श्रीनगर को जोड़ता है। अगला प्रश्न है, जून जुलाई में बोई जाने वाली तथा नवंबर दिसंबर में काटी जाने वाली फसलों को क्या कहते हैं? खरीफ की फसल। अब देखिए, भारत में जो फसल है ये मुख्य रूप से 3 फसलों में सभी फसलों को इंक्लूड किया जाता है। पहला है रबी, फिर है खरीफ, फिर है जायद। खरीफ में अगर हम खास तौर से देखें तो धान की खेती आती है, रबी में गेहूं की आती है और जायद में बागवानी या फलों की सब्जी या सब्जियां जो लोग लगाते हैं। इन दोनों के टाइम पीरियड में यानी खरीफ और रबी के बीच में जो समय अंतराल बचता है उसी में जायद की खेती होती है। जैसे आप वाटरमेलन ले लें, तरबूज ले लें, खीरा ले लें, ये सभी इसी जायद में बोई जाती है। भारत में सबसे कम वन किस राज्य में पाए जाते हैं? वह है हरियाणा। और सबसे अधिक किस में पाए जाते हैं? मिजोरम में। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न है,
दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान किसके द्वारा अलग होता है? डंकन पैसेज के द्वारा। और अगर पूछा जाए अंडमान और निकोबार किसके द्वारा अलग होता है, तो 10 डिग्री चैनल के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत के पड़ोसी देशों की सीमा से जुड़े भारतीय राज्यों की कुल संख्या कितनी है? 17 है। यानी भारत की जो सीमा है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, वह उसके सहारे भारत के कितने राज्य अवस्थित हैं? कुल 17 हैं। देखिए, एक प्रश्न को आप कई तरीके से पूछ सकते हैं, तो मैं यहाँ प्रयास कर रहा हूँ कि एक प्रश्नों से कितने प्रश्नों को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। मतलब देखिए, प्रश्न को ध्यान से समझेंगे तो सभी प्रश्न इर्द गिर्द इन्हीं प्रश्नों के आसपास आते हैं, परंतु अधिकांश लोग समझ नहीं पाते कि प्रश्न कैसे आ गया। परंतु अगर आप ध्यान दें तो एक प्रश्न से ही कई प्रश्नों का उत्तर निकलता है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो केटू। अगर आप ध्यान दें तो भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? केटू गार्डवेन। क्यों? क्योंकि भारत पीओके को अपना अभिन्न अंग मानता है, इस आधार पर उसको केटू गार्डवेन सबसे ऊंची चोटी कहता है। लेकिन अगर भारत में देखें, मतलब वर्तमान समय पर जहाँ तक भारत भूमि का पूरी तरह से कंट्रोल है, उसमें कंचनजंगा का नाम आता है। अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ऑड्रोट। अगला प्रश्न है, काली मिट्टी की प्रवृत्ति कौन सी होती है? तो अम्लीय होती है। अब काली मिट्टी कहाँ अधिकांश रूप से पाई जाती है? वहाँ पर पाई जाती है जहाँ पर आप देखोगे भारत भूमि पर जो लावा का पठार है, यहाँ पर अपक्षय के द्वारा काली मिट्टी का निर्माण हुआ है, और यह डोमिनेटेड एरिया है महाराष्ट्र में, जहाँ पर कपास की खेती अधिकांश रूप में होती है। अगला प्रश्न है, पालघाट दर्रा किन किन स्थानों को जोड़ता है? वह है तमिलनाडु से केरल को। ये किस पर है? पश्चिमी घाट पर। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है? परगना, जो कि पश्चिम बंगाल में अवस्थित है। हिंदी के बाद भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? वह है बंगला। देखिए, कन्फ्यूज मत होइएगा, यह प्रश्न अक्सरतः पूछा जाता है। DU MA एंट्रेंस एग्जाम 2020 में यह प्रश्न आया था। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर के जाती है? 8 राज्य। कभी कभी होता है कि हम लोग राजस्थान को इंक्लूड नहीं करते हैं, परंतु राजस्थान का जो दक्षिणी भाग है वह कर्क रेखा पर आ जाता है। तो इस आधार पर 8 राज्यों से होकर के जाती है, जिसमें गुजरात, राजस्थान, MP, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम आता है। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन सी है? वह है शिव समुद्रम। अब ये कहाँ पर है? कावेरी में है। कावेरी पर अवस्थित जल विद्युत परियोजना है, जिसकी स्थापना 1902 में हो गई थी। देखिए, कंफ्यूज मत होइएगा, जो प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना थी वो दामोदर घाटी में थी, और प्रथम जल विद्युत परियोजना कहाँ पर थी? कावेरी नदी पर थी। यानी कावेरी नदी पर जो शिव समुद्रम डैम है, वहाँ से यह जल विद्युत परियोजना शुरू हो गई थी। अगला प्रश्न है, शिवकिला और बारालाचा दर्रा कहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न है, जम्मू और हिमाचल प्रदेश को कौन सा दर्रा जोड़ता है? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है। बारालाचा दर्रा इनको जोड़ता है, परंतु ध्यान रखिए कि यह जो दर्रा है ये अत्यंत महत्वपूर्ण है पर्यटन की दृष्टि से, क्योंकि जो लोग हिमाचल प्रदेश में जाते हैं पर्यटन की दृष्टि से, वो वुलर झील को देखने के लिए अत्यंत उत्सुक होते हैं, तो वो सभी इसी दर्रे के सहारे जाते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक सीधी बहने वाली नदी कौन सी है? नर्मदा नदी। और उत्तर स्पष्ट है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा सेडिमेंटेशन तो है नहीं, है कि नहीं? ये अमरकंटक से निकलती है, फिर रिफ्ट घाटी के सहारे पश्चिम की ओर बहती हुई अरब सागर में जाकर के गिरती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रवेश करने पर ब्रह्मपुत्र को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? देखिए, हमने कहा था नहीं कि जब ब्रह्मपुत्र नदी नामचा बरवा से भारत भूमि पर एंटर करती है
तो सर्वप्रथम अरुणाचल प्रदेश में उतरती है और अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग बोला जाता है। और फिर और आगे जब ये असम मैदान में उतरती है तब इसको ब्रह्मपुत्र का नाम दिया जाता है। ठीक है। फिर ये जब डुबरी से बांग्लादेश में एंटर करती है और गंगा से मिलती है तब इसे पद्मा का नाम दिया जाता है, दोनों नदियों को सम्मिलित रूप से। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है? सागर माथा। ठीक है। और ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कभी कभी हम लोग कंफ्यूज होते हैं कि जो मध्य हिमालय है यानी मिडिल हिमालय है, इसको नेपाल में महाभारत बोला जाता है, और कभी कभी हम लोग बृहद हिमालय को बता देते हैं कि हाँ ये महाभारत कहते हैं नेपाल में, लेकिन ऐसा नहीं है। नेपाल में जो बृहद हिमालय है और उस पर जो अवस्थित चोटी है माउंट एवरेस्ट, उसको सागर माथा, और जो मिडिल हिमालय है उसको नेपाल में महाभारत बोलते हैं। ये परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जिसको हमने इंक्लूड